नमस्ते भैया। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या किया था? अरे बच्चों से पूछ रहा हूँ, तेरे थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी सर, लास्ट क्लास में सब लोगों ने क्या किया था? लगन कुंडली बनाया था सर। अच्छा, ओनली लगन कुंडली सर ही? जी जो हाँ हाँ सर बोलिए। जी जो पढ़ाते हैं उसके कोई नोट्स मिलेंगे एक बार? मोबाइल में बहुत छोटे छोटे नहीं समझ। आशीष जी बुक 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 ले लीजिए एक बार, बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। आरती से बात करना पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक। चलिए। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, अब मैं कर लूंगा। बजने ये मैंने अपने पास रखा है, मुझे कोई तो कॉल आएगा अर्जेंट में, मेरे को मैं उठा लूंगा। ठीक, अब जाओ आप। हाँ, ठीक है। आज आपको मैं केपी के अंदर एक प्रैक्टिकल कोर्स के अनुसार, आज सीधा सीधा सा, जब आपने लगन कुंडली में लगन निकालना सीख लिया है और लगन से हम भाव चलित, गृह स्पष्ट और भाव स्पष्ट, इन 4 टेबलों के अनुसार आपको एक आज ही एक ऐसा मेथड मैं बता देता हूं। अच्छा ये ध्यान रखना, अब बाकी लोग सब म्यूट कर लें, केवल इतनी सी बात का ध्यान रखना है मेरी का, कि मैं जितना जितना आपको बताता हुआ जाऊं केवल उतना अप्लाई करना है, मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं जाना है बस। तो मैं आज आपको एक बहुत शॉर्ट में एक ऐसा रूल देने वाला हूं कि आपके जीवन के अंदर आप आज से ही केपी के अंदर लगभग 70% प्रिडिक्शन आज ही कवर कर लोगे, इसी चैप्टर में ही, और केवल एक ट्रिक में ही, 15 मिनट की ट्रिक होगी, और उसके बाद आप आसानी से जान पाओगे कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन का कुंडली का रहस्य क्या है। प्रैक्टिकल सेशन में बेनिफिट यह होने वाला है कि आप अगर खाली केवल, आपको मैंने लास्ट टाइम लगन कुंडली बनाना सिखाया है कि किसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम किसी व्यक्ति की लगन कुंडली, भावचलित कुंडली, ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट को कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आप और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल में भी करा दूंगा बहुत बारीकी से। कुछ लोगों का मत ये कि सर इस पर टाइम प्लीज आप ना खराब करें, मैसेज मुझे मिले हैं, पर मैं कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरा करा दूंगा। आपकी इच्छा है कि आगे फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर यूज करें, कॉपी पेन यूज करें। हाँ जी, हरिओम। तो देखिए, आप मोटा मोटा एक रिवीजन के तौर पर जल्दी करा के नेक्स्ट जो मैं देना चाह रहा हूं आज उसे आप ले लीजिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि लगन कुंडली हमको जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम देता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, हमेशा कभी भी कोई भी बच्चे का जब जन्म होगा तो हमेशा एक ट्रांजिट मूव कर रहा होगा। जैसे हमने ट्रांजिट वर्ड क्यों यूज किया है? इसलिए यूज किया है कि जैसे आपका, अगर मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ टाइम पूछूं तो ये पास्ट हो गया है, आने वाले टाइम पर जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो वो एक ट्रांजिट में होगा। आपके टाइम पर भी, आने वाले ट्रांजिट के टाइम पर भी हमेशा एक लग्न हमेशा मूव कर रही होती है, और सीधा फॉर्मूला है उसको, जिस टाइम पर आपको लगन निकालनी होती है सीधा 5 घंटे 50 मिनट माइनस करो, जिस दिन का आपको संपातिक काल दिया है, जिस डेट पर आपको उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मिला है, उस दिन का संपातिक काल ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई उसे आप हाउस टू हाउस टेबल में जाके देख लीजिए, डिवाइड बाय 30 आपकी लगन बन जाती है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराई थी। अब जो मैंने आपको लगन करना बताया है, लगन निकालने के बाद जो ये ग्रह इनके अंदर आते हैं, अर्थात आपने कोई भी एक सिंह लगन, अभी मैंने खोला है 16 फरवरी 2026 17 बजे 54 मिनट पे, इस समय सिंह लगन चल रही है। कितने डिग्री की चल रही है? जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, 0 डिग्री 51 मिनट की है, जस्ट स्टार्ट हुई है। इस व्यक्ति के बारे में
आपने क्या करा, लगन बनाया, अगर लगन के अंदर में 5 आएगा तो दूसरे भाव में छठी राशि आएगी N7। अभी आपने ये नंबर ऑफ राशि मूव करा दी है, ये राशि आपने मूव करा दी है। अब यहां से इन प्लेनेट में कैसे आते हैं, ये प्लेनेट किन राशियों में आएंगे, आपको सीधा सीधा आसान तरीका बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा। आपको जो मैंने टेबल आपको मैं यूज करा रहा हूं IISc टूल के अंदर, जो एफएमरीज है ओल्ड स्टाइल में, आप इसे शो करेंगे। यहां आपके सामने क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आज कौन सी डेट है हमारी, 16 फरवरी। 16 फरवरी की ये डेट है, ये मैंने टिक कर दी। अब यहां देखिए आप ध्यान से, यहाँ एफएमरीज ये आपको पंचांग में भी मिलेंगी सारी चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पे है, पंचांग के अंदर भी दी हुई होती है। 16 फरवरी के दिन आपको सूर्य की वैल्यू कितनी दी है, 303 डिग्री, 303 डिग्री आपको दी हुई है। इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से आप डिवाइड करोगे कि 10 टाइम्स आएगा, 300 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। क्या लिखेंगे, सूर्य कौन सी राशि में चला गया, 10 उसने पूरी कर ली, 11वीं में चला गया, अर्थात कुंभ राशि के अंदर वो 3 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब आप देख लीजिए, ये सारी वैल्यू यहां जो दिए सबको 30 से डिवाइड करके आप पोस्ट कर दीजिए, ये ग्रह आपके सीधे सीधे से आपके सामने यहां पे आ जाएंगे। आप देखो, आपने सूर्य देखा कुंभ राशि के अंदर चला हुआ है, कितने डिग्री का चला हुआ है, 3 डिग्री का चला हुआ है। ये आ गया, किसी भी पोस्टेड प्लेनेट के साथ आपने डिवाइड 30 करेंगे, आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपके आ गए। अब आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था यूनिवर्सल टेबल, उस यूनिवर्सल टेबल की हेल्प के माध्यम से आपने इनके स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड आसान से निकालने का एक तरीका बता देता हूं, जिससे आपको ये रहे कि पुरानी चीज याद आ जाए। मैं आपको एक फॉर्मूला दिया सिंपल सा कि सूर्य कुंभ राशि में 3 डिग्री 42 मिनट का है, तो आप मुझे इसका नक्षत्र बताइए। अब कैसे बताओगे, आप लोगों के सामने एक यूनिवर्सल टेबल है, बुक के अंदर यूनिवर्सल टेबल खोलिए आप, क्योंकि इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको आसानी हो। आप कौन सी राशि की बात कर रहे हो, सूर्य कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में चले जाइए सब लोग। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। 3 डिग्री पे किसका नक्षत्र आएगा, धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, नहीं आएगा, सब लोग देखो, मंगल का आएगा, वेरी गुड। और एग्जैक्टली देखो 3 डिग्री 42 मिनट पर किसका सब लॉर्ड लिखा हुआ है, शुक्र का लिखा है, नहीं लिखा, सब लॉर्ड। एक तरफ टेबल में मैंने क्या दिया, और सीरियल नंबर दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। आगे क्या लिखा हुआ है, सब लॉर्ड लिखा हुआ है टेबल में, उपनक्षत्र। फिर क्या लिखा है, डिग्री लिखी है, देशांतर वर्ड डिग्री, फिर नक्षत्र लिखा है। तो आपकी जो 3 डिग्री 42 मिनट है वो कौन सी डिग्रियों के बीच में आ रही है, 2:40 से लेकर 4:54 के बीच में आ रहा है शुक्र। अर्थात जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसकी एंडिंग डिग्री है। 210 नंबर के आगे शुक्र कहां से स्टार्ट हुआ है, शुक्र बताइए। 4 डिग्री 53, नहीं, उल्टा बोल दिए, 4 डिग्री से शुरू नहीं हुआ है, 2:40 से शुरू हुआ, खत्म कहां पे होगा, 4:53-20 पे खत्म होगा। तो ये डिग्री कहां पे पड़ेगी, उनके बीच में पड़ेगी जी। तो इसका सबलॉर्ड क्या बनेगा, यहां पर शुक्र बनेगा। तो जो ये टेबल पूरी करी गई है, आप देखिए धनिष्ठा का नक्षत्र लॉर्ड कौन होता है, मंगल, STL मंगल लिख दिया हमने, और सब लॉर्ड कहां से आया, उस टेबल से ही आया। क्लियर हुआ जी। और ये नंबर कहां से आए, लास्ट टाइम समझाए थे, दोबारा बता देता हूं। हाउस सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं ये देख लीजिए, बड़ा इजी तरीका बता देता हूं, बहुत डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगा जिससे आप परेशान ना हो। ये लीजिए इजी एक तरीका, एक क्लिक पे ये बना लोगे आप। जब किसी प्लेनेट के सामने जो हाउस सिग्निफिकेटर लिखा होता है वो 2 तरीके से बनता है, एक स्वयं से बनता है और एक नक्षत्र से बनता है। तो स्वयं कौन है, सूर्य, सूर्य का नक्षत्र कौन है, मंगल। तो पहले एक को लीजिए, सूर्य। आप अभी देखिए, जब हाउस सिग्निफिकेटर हम बनाएंगे कभी भी एनी टाइम, तो हमेशा चलित कुंडली का बात यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आप देखिए,
सूर्य सूर्य का अपनी राशि कौन सी होती है? सिंह राशि कहां पड़ी हुई है? पहले भाव में। जी और चलित भाव में सूर्य की दो राशियां डिवीजन में चली गई, 5-5 2 बार लिखा है, नहीं लिखा? 1 और 2 जी पहले भाव में भी 5 लिखा है, दूसरे भाव में भी 5 लिखा है, जी तो दूसरे भाव में भी होगा। अब सूर्य स्वयं कहां बैठा हुआ है? पूरे बैठा हुआ है 7वें भाव में, छठे में नहीं, 7वें भाव में। जी जी सर तो हमने क्या क्या लिख दिया? 1 2 7, तो ये आ गया। जी सूर्य का नक्षत्र कौन है? मंगल मंगल। मंगल कहां कहां का स्वामी होता है? मतलब 1 8 एक आठ, एक आठ कहां कहां पड़ा हुआ है? 1 10, पड़ा हुआ है 10वें भाव में, और 8 देखेंगे तो है ही नहीं। 8, अब इसको बोलते हैं राशि 6 होना। जी और मंगल स्वयं कहां बैठा है? छठे भाव में। जी तो कौन कौन से पॉइंट आ गए मेरे पास? 6 10 6 10 6 10 आ गए। अब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? 1 2 6 7 10 बन गया, नहीं बना? जी आप किसी भी प्लेनेट का निकाल लो, सेम फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? जी अच्छा सर, ये स्थान बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा ना सर? हाँ हाँ। बिल्कुल, स्थान बदलेगा तो ये भी बदल। आप फरीदाबाद वाले से देख रहे हो सर? एक मिनट, इतना नहीं बदलेगा, बदलेगा पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये नंबर सारे गलत हो जाएंगे। एक आध कोई नंबर बदल सकता है, क्योंकि कोई वैल्यू यदि मार्जिन पे है, जैसे सिंह लगन अभी स्टार्ट हुई है 0 डिग्री पे है, अगर हमारे यहां से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में लगभग हमारे यहां 1000-2000 किलोमीटर का अंतर है, तब जाके कहीं बदलता है। इतनी आसानी से नंबर नहीं बदलेगा। हाँ बदलता है, ये मैंने माना। जैसे सर यहाँ मुझे मिल रहा है अभी आप अभी आप क्या करके डालिए, अभी अगर ये लोग चेक करना, 16 फरवरी 2026 17:54 मैंने डाला हुआ है। टाइम। हाँ टाइम, जी इसलिए आपको आप कितना डाले? 17 17:54 जी सर जी ये डालिए, आप देखो सेम आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, मुश्किल से बड़ी बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आता है। देख लीजिए आप डाल के, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों ने ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा का सारा पाठ कुंडली निर्माण का ही है। अभी हमने जब लास्ट टाइम क्लास के अंदर जब लगन निकालना सीखा था, तो लगन से हम ग्रह स्पष्ट बना रहे हैं। ये भाव चलित जो कुंडली है, इसको समझने के लिए मैंने एक थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट याद करा दूं। यह बात बताई थी कि कौन सा प्लैनेट किस भाव के रिजल्ट देगा, ये आपको पता थोड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये प्लैनेट भी कोई जरूरी नहीं है, जैसे चारों के ये 4 प्लैनेट यहीं बैठे हैं, चलित भाव में भी यहीं बैठे हैं, इसमें ज्यादा प्लैनेट आगे पीछे नहीं हुए हैं, एज इट इज प्लैनेट आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये प्लैनेट भी लगन कुंडली में कहीं और होते हैं और चलित कुंडली में कहीं और होते हैं। तो हमको जब भी हाउस सिग्निफिकेटर निकालने होते हैं तो हमेशा चलित कुंडली का यूज करना होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जिस समय भाव की वैल्यू निकालनी होगी, नोट कर लें इस पॉइंट को, तो हमको भाव चलित कुंडली यूज करनी है। अगर कोई हमसे राशि की बात करता है तो हमको लगन कुंडली यूज करनी है। ये 2 पॉइंट नोट करके हुए चलें। अब जो आज का टॉपिक है, जिस पर मैं आपको खींच रहा हूं बार बार, मैं बड़े इजी तरीके से एक ऐसा फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं कि आप लोगों ने केवल अब तक 3 क्लास आई थिंक हुई अभी टोटली। नहीं दूसरी क्लास है सर। नहीं, ये तीसरी क्लास है, और बल्कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ध्यान है, मैं नोट करवा देता हूँ, क्लास वहां डलती है। ये तीसरी या चौथी क्लास आई थिंक, जो भी है, तो जो भी आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं बड़ी इजी तरीके से। वो ट्रिक क्या काम करेगी, आपके पास कितने भाव हैं टोटल? 1 से 12 भाव। आप पढ़ क्या रहे हैं? आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये 2 चीजों को समझ लीजिए। अब आपको यहां मैं बता दूं, केपी के अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, अब 1 मिनट लिखना मत, अब सामने सुनो, अब ध्यान से 5 मिनट सुन लो, सब कुछ याद हो जाएगा। केपी के अंदर अधिकांशतः बार बार ये लाइन सुनने को मिलेगी कि यहां ग्रह
से अधिक कौन रिजल्ट देगा? नक्षत्र रिजल्ट देगा, नक्षत्र रिजल्ट देगा। अर्थात इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि अपना कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र के पूछे बिना रिजल्ट नहीं देगा। तीसरे और तरीके से ऐसे बोला जा सकता है, कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार हमें हमेशा नक्षत्र के रिजल्ट मिलते हैं, परंतु गलती क्या होती है, शुरुआत से ही और लास्ट तक गलती एक ही रहती है। यहां लोग ये बात बोल के ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि नक्षत्र का रिजल्ट मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, ये बात यहां पर लागू होती है ग्रह स्पष्ट में। कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा, आई एग्री, ओनली ग्रह स्पष्ट में आई एग्री। अगर मुझसे आप बात करेंगे सूर्य का रिजल्ट कौन देगा, तो मंगल देगा। मैं ये नहीं कहूंगा मंगल देगा, मैं कहूंगा मंगल के साथ में सूर्य का रिजल्ट आएगा। चंद्रमा का रिजल्ट चंद्रमा के नक्षत्र के साथ आएगा। मंगल का रिजल्ट मंगल के नक्षत्र के साथ आएगा। बुध का रिजल्ट गुरु के नक्षत्र के साथ में हमको मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं ग्रह स्पष्ट में। परंतु जैसे ही भाव स्पष्ट में हम आते हैं तो हम बात ध्यान रखना, यहां हम ये सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। यहां बोलेंगे 1 से 12 भावों के रिजल्ट हमको सबलॉर्ड और नक्षत्र के द्वारा दिए जाते हैं। अब यहां जो सबलॉर्ड होता है केपी में, उसी को ग्रह कहा जाता है। पहला सेंटेंस समझ लो आज। अर्थात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने गृह स्पष्ट में कहा, गृह स्पष्ट में मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, एक प्लेनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा, आई एग्री, ओके। परंतु भाव स्पष्ट के अंदर यह बात पूरी तरह लागू नहीं होती है। यह बात ऐसे बोली जाती है कि अगर मुझे 7th हाउस का रिजल्ट निकालना है तो जो सबलॉर्ड होगा उस पर जाऊंगा। परंतु केपी में सबलॉर्ड को ही प्लेनेट कहा जाता है, सबलॉर्ड को ही प्लेनेट बोला जाता है, ये समझो आप। इसलिए ये बात जब पूरी होगी, क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखोगे तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा फिर। इसलिए सबलॉर्ड का मतलब केपी में क्या है? ग्रह है। अब मुझे 7वें भाव का परिणाम निकालना है इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में। तो मैं क्या पढ़ने वाला हूं, कैसे पढ़ने वाला हूं? देखिए, मैं पढ़ने वाला हूं कि 7वां भाव ये है मेरा, ये मेरा 7th हाउस है। 7वें भाव का एसएल माने सबलॉर्ड्स। पहले समझ लीजिए, यहां पे कस्प लिखा है, कस्प बोलते हैं भाव को, साइन बोलते हैं राशि को, डीएमएस बोलते हैं डिग्री मिनट सेकंड को, आरएल माने राशि लॉर्ड, राशि स्वामी, एसटीएल माने स्टार लॉर्ड, एसएल माने सब लॉर्ड, और एसएसएल उप नक्षत्र। तो मुझे किसी भी भाव का जो परिणाम देगा, भाव के परिणाम सबलॉर्ड देता है। पहला पॉइंट। सर जी काइंडली इसको फिर से हमको रिपीट कर दीजिए, हम लिखना चाह रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, मैं बोलता हूं। एक मिनट इसमें मुझे कंफ्यूजन होता है। हाँ, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कस्प बोलते हैं भाव को, कस्प होता है भाव, साइन मायने राशि। देखिए सर, ये क्लियर है। आरएल मतलब हो गया राशि लॉर्ड हो गया, स्टार आरएल मायने राशि लॉर्ड, हाँ वो तो हो गया। एसटीएल मायने स्टार लॉर्ड, इसका हिंदी भी बता दे। नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी। तो गया स्टार लॉर्ड हो गया। हाँ। सब लॉर्ड सर, एस लॉर्ड, एसएल बोलते हैं सब लॉर्ड को, सब लॉर्ड मतलब उप नक्षत्र, और एसएसएल सब लॉर्ड ना, सब लॉर्ड उप नक्षत्र। ठीक है। और एक पॉइंट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, एक वर्ड आएगा एस एल एस इन एल क्या है? हाँ, वो आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी को बोल।
और एक वर्ड रह गया SL इन स्टार, अर्थात सबलॉर्ड इन स्टार, अर्थात आपका जो सबलॉर्ड है वो किस नक्षत्र पर बैठा है, सबलॉर्ड किस नक्षत्र पर बैठा है। अब आप देखिए ध्यान से, हम पहले भाव की बात करते हैं। पहले भाव का रिजल्ट कौन देगा इस व्यक्ति को? शुक्र देगा। परंतु पहले भाव का सबलॉर्ड कौन है? शुक्र है। परंतु शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? अब देखो यहां पे जाइए, शुक्र ये रहा, शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के में बैठा है। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? SL इन स्टार, यहां लिख दिया राहु। दूसरा भाव का सबलॉर्ड कौन है? केतु। केतु किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है? शुक्र के पर। हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? सबलॉर्ड इन स्टार शुक्र। आपको बार बार ऊपर की टेबल में ना जाना पड़े। अब रिजल्ट कैसे बनता है इस पे आ जाइए। दो चीजों से रिजल्ट बनेगा, एक सबलॉर्ड से बनेगा, एक सबलॉर्ड इन स्टार से बनेगा। अब आ जाइए इधर अपनी मेन भूमिका पर। अब आपकी सारी भूमिका यह है कि आप अपने जीवन में 1 से 12 भावों का जो भी परिणाम जानना चाहते हैं वो दो चीजों से जानोगे। कस्प का परिणाम, कस्प माने भाव, भाव का परिणाम आप हमेशा सबलॉर्ड से जानोगे, अर्थात उपनक्षत्र। उपनक्षत्र क्या चीज है? लिख लीजिए, उत्पत्ति। लिख लो इस बात को। नक्षत्र क्या दर्शाता है? हमें आपके भाव की उत्पत्ति के बारे में दर्शाता है कि आपके भाव की उत्पत्ति कैसी है। आपके भाव की उत्पत्ति कैसी है? सबलॉर्ड इन स्टार। सबलॉर्ड इन स्टार का क्या मतलब है? सबलॉर्ड इन स्टार इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में उपनक्षत्रे स्वामी, और शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए सबलॉर्ड उपनक्षत्र, उपनक्षत्र का नक्षत्र। इसको कई जगह यूज करते हैं, उपनक्षत्रेस। उपनक्षत्रेस का मतलब क्या होता है? हमारा उपनक्षत्रेस कौन बना है? सबलॉर्ड का स्वामी कौन बना है? सबलॉर्ड इन स्टार कौन बना है? उपनक्षत्र का नक्षत्र कौन बना है? इस तरीके से भी बोलते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबलॉर्ड क्या लिखवा है? उत्पत्ति। और सबलॉर्ड इन स्टार का क्या है? परिणाम, रिजल्ट। परिणाम क्या रहने वाला है? हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? परिणाम। आप 5वीं क्लास तक पढ़ोगे, अर्थात शिक्षा तो लिखी है, पर 5वीं क्लास नंबर कौन बताएगा कि 5वीं 6ठी 8वीं तक? परिणाम बताएगा। और एक और वर्ड होता है लास्ट में। अब देखना, अब जब मैं आपको केपी पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए तो क्या होगा? ये प्लेनेट हो गया, नहीं हो गया? मैं इसको प्लेनेट बोलूंगा, इसको स्टार लॉर्ड बोलूंगा, इसको सब लॉर्ड बोलूंगा। ऐसे बोलते हैं इसको, ऐसे भी समझ लो। ग्रह, प्लेनेट, ये हमें क्या बताता है? उत्पत्ति। नक्षत्र क्या बताता है? अर्थात स्टार लॉर्ड क्या बताता है? परिणाम। और सबलॉर्ड क्या बताता है? सबलॉर्ड बताता है परिणाम के अंदर परसेंटेज, अर्थात आप विदेश जाना चाहते हो, परिणाम ने बता दिया कि ठीक है आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप फॉरेन चले जाएंगे, पर वहां पर कितने सक्सेस होंगे ये सबलॉर्ड बताएगा। परसेंटेज ऑफ परिणाम का रिजल्ट, कितने परसेंट हमको हमारे परिणाम में स्कोर कार्ड मिलेगा, ये कौन बताएगा? सबलॉर्ड बताएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है। सबलॉर्ड का मतलब यहां कौन हो गया? इस भाषा में चले तो अगर हम 1 से 12 भावों की बात कर रहे हैं तो सबलॉर्ड तो उपनक्षत्र हो गया, सबलॉर्ड इन स्टार नक्षत्र हो गया। सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है, क्योंकि केपी में क्या कहा गया है? सबलॉर्ड कोई
प्लेनेट कहा गया। देखो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चा विदेश जाना चाहता है, अब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब आप 1 से 12 भावों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपसे पूछा है कि जी इस कुंडली में ये बताइए विदेश जाने का योग है या नहीं है, तो कैसे निपटाओगे? तो आप पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? 12th हाउस, 12वें भाव से क्या देखते हैं? विदेश देखते हैं। 12वें भाव का सबलॉर्ड कौन है? राहु है। आपने लिख लिया। ठीक, राहु किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है? राहु के ही नक्षत्र पर बैठा हुआ है, लिख लिया आप। ठीक, अब राहु दोनों इक्वल हो गए तो क्या इंडिकेट कर रहा है राहु? हम ये लिख लेते हैं, यहां से देखकर हमने लिख लिया 6, 7, 8, ये इंडिकेट कर रहा है। अब फॉरेन जाने के लिए हमको क्या रूल पता होना चाहिए? रूल ये है कि एटलीस्ट 12वें भाव का जो सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड है, यदि उसका संबंध 3, 9, 12 से बने, या 3, 9, 12 यहां पर आए होते, या 3 आए, 9 आए, 12 आए, या इन 3 में से 2 आए, या इवन यहां तक भी कह दें कि एक भी आता, तो हम विचार करते, हम डेफिनेटली विचार करते। क्योंकि विदेश जाने के लिए हमको कौन कौन से भावों की सहारा पड़ती है भैया? 12वें भाव का, क्योंकि 12th हाउस तो प्राइम भाव है, उसके बिना तो जा नहीं पाओगे। 9 नंबर क्या है? लंबी दूरी। और जब आप यहां से आप देखिए, आप विदेश किस लिए जा रहे हैं? 3, 9, 12 क्या है? ट्रेवलिंग है, शॉर्ट ट्रेवलिंग, लॉन्ग ट्रेवलिंग। 3 और 9 ये चीजें कनेक्ट होती है हमारे तीसरे, 9वें, 12वें भाव से। 3, 9, 12 सिग्निफिकेटर में आएगा तो ही हम विदेश जा पाएंगे, या घर से दूरी कह लो अभी इस बात को, विदेश ना जाना तो कैसे भी कह लो। क्योंकि जब आप अपना घर छोड़ोगे, अपना होम टाउन छोड़ोगे, तो जब ही आप छोड़ पाओगे जब आपका चौथे भाव से तीसरा भाव एक्टिवेट होता है, तो ये यहां से 12वां कहलाता है। आपने वैदिक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि हर भाव में जो कमी करता है, अपने से 12वां भाव उसका व्यय करता है, कमी करता है। तो चौथे से 12वां भाव तीसरा हुआ, तो ये व्यय कर रहा है उसका। ये सर थर्ड हाउस निकाल रहा है ना इसको घर से बिल्कुल। हाँ, अपने घर से निकालना कह लीजिए इस बात को। 9th हाउस हो गया लॉन्ग ट्रैवल, 12th हाउस हो गया कोरोना से कनेक्ट सीधा। हाँ, अभी ऐसे कह सकते हैं। ठीक, ठीक, तो अब जब तक 12th हाउस की कनेक्टिविटी, इस 12वें भाव की कनेक्टिविटी हमारे 3, 9, 12 में किसी से नहीं बनेगी, तो आपका रूल एक्टिवेट नहीं हुआ। आप सामने वाले को डिनाई में कह सकते हो कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग नहीं बना है। अब मैं इस चैप्टर के अंदर आपको कैसे अंदर लेके जाने वाला हूं इजी तरीके से, जिससे आपको कुछ समझ में आए। ये सारी बातें मैंने शुरू करने से पहले रूपरेखा बनाई है, इसके कुछ सिस्टम है जिससे आप प्रिडिक्शन कर पाओ सीधे सीधे से। देखिए, पहला रूल, अभी आप जो कर रहे हो बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिखा है ऊपर? मैंने लिखा है कि आप 1 से 12 भावों की रिजल्ट की प्रेडिक्शन निकाल रहे हो, ना कि प्लेनेट की प्रेडिक्शन निकाल रहे हो। प्लेनेट की प्रेडिक्शन निकलती है किससे? गृहस्पति से। और 1 से 12 भाव हमारे जो कुंडली के होते हैं कि विदेश जाना है, शिक्षा क्या मिलेगी, नौकरी क्या करूं, हमारे जीवन के अंदर प्रॉमिस घटनाएं कौन सी घटित होंगी या कोई घटना नहीं होगी, घटनाओं के बारे में हमें सूचना मिलती है 1 से 12 भावों से। तो हमने क्या रूल बनाया आपके लिए? पहला रूल बनाया है, किसी भी रूल को किसी पर भी अप्लाई कर दो 1 से 12 भावों में, ये चलेगा रूल। पहला रूल, सबसे पहले भाव के उपनक्षत्र की जांच करें। मतलब आपको विवाह से संबंधित बात करनी है, कौन सा भाव देखोगे? 7th हाउस, आपको बच्चे से संबंधित बात करनी है 5th हाउस। आपको पिता से संबंधित बात करनी है 9th हाउस। इसमें भी सबलॉर्ड को देखना है, भाव के उपनक्षत्र को परखना है। क्लियर हो गई बात? पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? उसके बाद उपनक्षत्र के नक्षत्र को देखना है, सबलॉर्ड इन स्टार को देखना है। 2 लिख लिए। पहले सबलॉर्ड को देखेंगे, बाद में उपनक्षत्र को देखेंगे। मैंने 2 ही लिखे, इसलिए तीसरा मैं लिख ही नहीं रहा हूं आपके लिए। और फिर नियम को लागू कर देना है। नियम क्या है? नियम ये है जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा अभी। जैसे शिक्षा के, जैसे विवाह के लिए कौन कौन से भाव, मेन भाव कौन सा होता है? प्राइम भाव, 7वां भाव।
और हेल्पिंग भाव कौन कौन से हो गए? 2 11। तो कैसे पढ़ोगे? 2 7 11। संतान के लिए 2 5 11। शिक्षा के लिए 4 9। आप कहोगे ये कोड कहां से आ रहे हैं? मैं इनको भी 1 बाय 1 अब समझा दूंगा। ये सारे कोड आपको जब थोड़ा सा हम सिस्टम में उतरेंगे आपको डिटेल में लेके जाएंगे। जैसे केपी के अंदर चौथा भाव शिक्षा का होता है, पांचवा भाव हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन है, आप अप टू 12 तक कैसा पढ़ने वाले हो। 9th हाउस क्या है? हायर स्टडीज है। और 11वां भाव है सक्सेस, कि आप कितना सक्सेस होंगे अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन के मामले में। तो ये कॉम्बिनेशन बना है कि आप प्राइमरी एजुकेशन तक ही रहोगे, हायर एजुकेशन तक रहने वाले हो, कितना सक्सेस हो रहे हो, और भी बहुत सारी चीज आएंगी। 8 भी आता है, 12 भी आता है। 8 रिसर्च में डीप नॉलेज, डीप साइंस, कितना आप अंदर तक जाओगे सिस्टम में, किस लेवल की आप पीएचडी करने वाले हो, 12th हाउस बताएगा। तो ये डिटेल की पार्ट है, ये हमारे शिक्षाओं के चैप्टर में डिटेल में आएंगी। तो यहां तो हमको केवल इतना समझना कि हमारी कौन सी घटना हम किससे देख रहे हैं। तो यहां आपने केवल पहले चरण में क्या देखा? सबलॉर्ड को सिलेक्ट किया, सबलॉर्ड इन स्टार को सिलेक्ट किया, उन दोनों को लिखना है वो क्या कह रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि मेरे पास ये जो आपको कुंडली दी गई है, इस कुंडली में मुझसे पूछा गया है कि भैया मुझे ये बताइए कि क्या मैं नौकरी में सफल हो पाऊंगा। नौकरी कौन से भाव से देखते हैं? क्या नौकरी मिलेगी? मान लीजिए पूछना है तो अभी नौकरी मिलेगी, कोई एक ही बात ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी ले लो। क्या मुझे नौकरी मिलेगी? छठा भाव है नौकरी का जी। 6th हाउस का सबलॉर्ड आप ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे नक्षत्र ऐसे। अब आप नोट करके लाइए वहां से। छठे भाव का सबलॉर्ड कौन है? गुरु है। गुरु किस नक्षत्र में बैठा है? गुरु के ही नक्षत्र में बैठा है। दोनों को हमने लिख दिया कि भैया ये सेम हो गए। यहां पे मैंने जुपिटर लिख दिया, इधर भी जुपिटर लिख दिया, गुरु दोनों सेम हो गए। ठीक है। अब जब मैंने सबलॉर्ड जुपिटर लिखा, सबलॉर्ड इन स्टार नक्षत्र के नीचे हमने जुपिटर लिख दिया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जुपिटर क्या शो कर रहा है? पूरा लिख लीजिए अभी आप। 5 9 11 को इंडिकेट कर रहा है। इसके सामने जो वैल्यू आई वो वैल्यू मैंने लिख दी। क्या लिख दी? 5 9 11। अब आप देखना ध्यान से, मैं बस इतना ही रुकूंगा। हमको सबलॉर्ड और नक्षत्र के सामने सिग्निफिकेटर लिखने के बाद देखना यह होता है कि जो क्वेश्चन है मेरा, उस क्वेश्चन का रिलेशन कैसे बनाना है। जैसे आपने क्या अभी क्वेश्चन कर था, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो यस के क्वेश्चन में कौन कौन से सिग्निफिकेटर आने चाहिए? देखिए, नौकरी का भाव है हमारा छठा भाव। छठे भाव का संबंध, अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो उससे क्या मिलेगा? धन मिलेगा, नहीं मिलेगा? पैसा आएगा, 2 नंबर आ गया। प्राइम भाव कौन सा हो गया? छठा हो गया। और नौकरी को क्या हम ये कह सकते हैं? आजीविका है वो आपकी, और सक्सेस। यदि नौकरी आपको मिल रही है तो 2 6 10 11 भावों में से आना कंपलसरी है। और डिनाइल में जाना है कि नहीं मिलेगी, तो पहला नौकरी का नेगेटिव नंबर क्या है? पहला 5 का नेगेटिव क्या हो गया? 5 हो गया। डिनाइल में जाना है, अभी के लिए 8 12 आप ऐसे समझ लो, 5 8 12 डिनाइल हो गया आपका। ठीक। यहां क्वेश्चन ये था, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने सबलॉर्ड को चेक किया, नक्षत्र को चेक किया, उन्होंने दिया मुझे 5 9 11। तो यहां 5, अब देखना ध्यान से, बड़े ये मेरे पॉजिटिव नंबर थे, ये मेरे नेगेटिव नंबर थे। कौन कौन से? 5 8 12। अब आप देखना, एक नंबर तो नेगेटिव से आ गया और एक नंबर मेरा यहां से 5 आया ना, एक नंबर मेरा पॉजिटिव से आ गया। ऐसी कंडीशन में आप क्या आंसर दोगे? कि एक नंबर तो पॉजिटिव में हाँ मिलेगी सक्सेस, एक नंबर मेरा नेगेटिव में। जब कभी भी आपको इस तरह का तकरार मिलेगा केपी के अंदर कि कुछ पॉजिटिव से आ गए, कुछ नेगेटिव से आ गए, उस केस के अंदर हमको क्या करना होता है? हमको देखना होता है
कि अब देखो ध्यान से, अगला वर्ड ध्यान से सुनना प्लीज। आचार्य जी म्यूट करिए। अब हमको क्या देखना होता है, देखो मैं यहां से, इधर आ जाओ सब लोग। मैं अभी तक आपको हाउस सिग्निफिकेटर की वैल्यूज को आपके सामने रख रहा था, ये वैल्यूज मैं आपके सामने रखा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको केपी सिग्निफिकेटर की एक टेबल दिखाई थी कि जो आप बना रहे थे कि कहां से केपी सिग्निफिकेटर ऑन होते हैं। केपी सिग्निफिकेटर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, आपको और इजी कर देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए आगे चलना है। देखिए हमारे लिए छठे भाव का सबलोड कौन आया था, जुपिटर आया था। अब आप देखिए इधर जुपिटर के सामने मैं टिक कर रहा हूं। जुपिटर ग्रह लेवल पे क्या दे रहे, 5 9 11, 5 9 11। आप देखिए कहां से आए ये भी समझा देता हूं साथ के साथ। जुपिटर का नक्षत्र स्वयं जुपिटर ही है, ये भी 5 9 11 दे रहा है। और उसका सबलॉर्ड क्या कह रहा है, शनि, वो क्या कह रहा है 6 7 8। इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए तीनों जने, जुपिटर जुपिटर शनि, बस ये नोट कर लिए क्या सिग्निफिकेटर ये नोट कर लो, फिर मैं आपका इसका रिजल्ट रेडी हो जाएगा। जुपिटर 5 9 11 कहां से दे रहा है, देखो जी आप देखिए सामने ये चलित कुंडली के अंदर जुपिटर के अंदर, जुपिटर कौन कौन सी राशि होती है, जुपिटर की 9 12 कहां कहां पड़ी हुई है, एक 5वें भाव में पड़ी हुई है, एक 9वें भाव में पड़ी हुई है। और जुपिटर स्वयं कहां बैठा हुआ है, 11वें में। तो आ गया 5 9 11, ये बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी बोलते हैं प्लेनेट इन मायने मैं बैठा कहां हूं, और वॉन मायने मेरी राशि कौन कौन सी है, इन वॉन, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। बहुत से सॉफ्टवेयरों में ऐसे लिखा मिलेगा इन और वॉन, मैं बैठा कहां हूं, मेरी राशि कौन कौन सी है। तो यहां जो जुपिटर के क्लास में मैंने लिखा इन कहा है, इनका मतलब 11 नंबर, और क्या आ गया 5 9, तो क्या बन गया 5 9 11। अब जुपिटर का खुद का स्वयं का नक्षत्र कौन है, जुपिटर ही है, क्योंकि देख लो आप जुपिटर का नक्षत्र कौन है, जुपिटर ही है। और जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है, शनि है। शनि क्या इंडिकेट कर रहा है, शनि की राशि कौन कौन सी हो गई, ये छठी हो गई, मतलब 10 11 कहां कहां पड़ी हुई, छठे भाव में, ये छठे भाव में पड़ी है, ये 7वें में पड़ी है, ये 8वें में पड़ी है, और शनि खुद कहां बैठा 8वें में। तो क्या आ गया 6 7 8। तो ये कोई बड़ी बात नहीं लिखी मैंने, बहुत इजी बात लिखी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये मैंने कहां से लिखा है कि जुपिटर क्या दे रहा है 5 9 11, गुरु के जुपिटर किसके नक्षत्र में 5 9 11 के में, और सबलॉर्ड क्या बन गया मेरा 6 7 8। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से थे, 2 6 10 11, और नेगेटिव नंबर कौन से थे 5 8 12। क्या मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि यदि सिग्निफिकेटर में आपको एक भी मिल जाए, एक सिंगल भी मिल जाए, तो आपके काम को वो प्रेरित कर देगा। जैसे मेरा जुपिटर में से मुझे 11 यहां मिला, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए वो बात कर रहा है, 2 6 11 कॉलम में मेरे को 11 मिल गया, और सबलॉर्ड लेवल पर मुझको 6 मिल गया। मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो तीनों कंबाइंड कॉम्बिनेशंस ये मिलके ये बना रहे हैं कि आपको 6 और 11 मिल रहा है, आपको जॉब मिल जाएगी। नेगेटिव पे कब जाना है कि हां आपकी कुंडली के अंदर 5 भी है और 8 भी है, आप 5 8 के कारण जॉब आपके लिए मिलेगी पर कंफर्टेबल वाली नहीं मिलेगी। जैसे शादी तो होती है पर डाइवोर्स भी संग में आता है, कोई बात हमको मिलेगी पर उसमें दिक्कत भी रहेगी। अगर मिक्स कॉम्बिनेशन मिक्स चीज को बताते हैं तो बाद में क्या होता है, काम तो होता है पर बाद में हमको दिक्कत भी होती है। अब इस मुद्दे पर आइए दोबारा, हमने किसी भी बात को चेक करने के लिए सबलॉर्ड
और नक्षत्र को प्रयोग में हमने ले लिया और हमने यहां देखा इनके रिजल्ट कि अगर वो सिग्निफिकेटर हमारे उस स्क्रिप्ट में आ रहे होते हैं तो हम यस कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने 2, 6, 10, 11 जॉब के स्क्रिप्ट में देखा कि इनमें से कोई अगर एक भी आ जाता है तो हमारी बात को यस कर देता है, परंतु इसको और डिटेल में बताने के लिए, और डिटेल में जाने के लिए इसका इजी तरीका यह है कि यदि आप स्वयं इसको ऐसे पढ़ लें कि पहले भाव का सबलॉर्ड यदि 8वें भाव को सिग्निफाई करे, देखना ध्यान से, पहले भाव का सबलॉर्ड कौन है? शुक्र। उत्पत्ति पहले भाव में किन किन भावों से रिजल्ट में उत्पत्ति आएगी, देखो भाई ध्यान से इधर सुनो। अब जो आपको वो दी जा रही है, जो असली मतलब ट्रिक है वो आपको मैं दे रहा हूं और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। इस बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से नोट कर लें। पहले भाव का सबलॉर्ड कौन है? शुक्र है। अर्थात ये व्यक्ति का जो भाव है पहला, इस भाव के का सबलॉर्ड है शुक्र। अर्थात लगन का रिजल्ट हमको किससे मिलेगा? शुक्र से मिलेगा। ये शुक्र कौन कौन से भावों से कनेक्ट है? चौथे भाव से कनेक्ट है और 7वें भाव से कनेक्ट है। मेरी इस बात का रिजल्ट ये कहलाएगा अभी बिल्कुल देहाती भाषा में कि भैया शुक्र जो लगन के परिणाम दे रहा है, वो अगर आपको पहले भाव का तनु भाव का रिजल्ट चाहिए तो आप चौथे भाव के पास जाओ और 7वें भाव के पास जाओ। आपको अपने जीवन में पहले भाव को इंप्रूव करना है तो चौथा और 7वां भाव आपका हेल्पिंग कारक है। कैसे कारक है? देखो, अब मैंने बोला पहले भाव का सबलॉर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? 4 और 7 को। अब आप देखिए यहां पे ध्यान से, यदि वो 4, 7 को इंडिकेट करता है तो क्या लिखा है मैंने? चौथे भाव के सामने क्या लिखा है? हिंदी इंग्लिश, एजुकेशनल सक्सेस, गेटिंग वेल्थ थ्रू लैंड्स, माइंस एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट ऑफ सीक्रेट सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सीधा फंडामेंटल हो गया, यदि आपको लगन मजबूत करनी है तो ये पॉइंट है आपके लिए। इनसे आप पहले भाव को इंप्रूव करना चाहते हो, ये आपको जीवन में करना पड़ेगा। दूसरा किस चीज का हेल्प? 7वां भाव। आपकी वाइफ आपको मजबूत करेगी, आप शादी कर लीजिए, आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, इस कुंडली में आपसे पूछता है बंदा कि भैया मेरी मैरिज नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको अभी मैंने बता तो तुम्हें सबलॉर्ड और नक्षत्र दोनों का रिजल्ट दिया है, पर मैं अब उल्टा वापस कहां लौट के लेके आ रहा हूं कि सबलॉर्ड कितना इंप्रूव करता है आपको। देखो, सबलॉर्ड इतना इंप्रूव कर देगा कि आपको कोई नक्षत्र के बाद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शादी करना चाहते हो, शादी में दिक्कत आ रही है, आपने देख ली 7वें भाव का सबलॉर्ड कौन है? बुध है। आपको समझ में आ गया कि इस कुंडली में 7वें भाव का रिजल्ट बुध देगा। बुध क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, केवल ये देख लो। तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। जब आप या तो ऐसे बना लिया करो या तो ऐसे बनाओ। 7th हाउस का एसएल कौन है? मरकरी। मरकरी का नक्षत्र कौन है? एन के। मरकरी का नक्षत्र कौन है? जुपिटर। ऐसे लिखो। अब मरकरी के पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। सबलॉर्ड मरकरी कहां का कौन कौन सा स्वामी हो गया? तीसरा और 11वां। 3, 11। मरकरी बेटा कहां है? 7 में। तो ये पॉइंट आ गए आपके 3, 7, 11। और जुपिटर के कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 5, 9। और जुपिटर कहां बैठा हुआ है? 11। 5, 9, 11। तो हमारे पास क्या इंडिकेशन आ गया कि 7वें भाव का उत्पत्ति जो हो रही है, अब ध्यान से देखना, 7वें भाव की उत्पत्ति हो रही है तीसरे, 7वें और 11वें भाव से, और फाइनली कंक्लूडन रिजल्ट ऑफ परिणाम वो 5, 9, 11 के डिलीवर कर रहा है। अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने यहां डायरेक्ट लिख रखा है कि मरकरी में क्या लिख रखा है? 3, 5, 7, 9, 11।
तो आपको सातवें भाव के रिजल्ट कौन कौन से भाव देंगे अब देख लो आप। इस बंदे को मैरिज करनी है तो सातवें भाव का रिजल्ट कौन देगा? ये देखिए, ये सातवां भाव है। किससे कनेक्टिविटी आई? तीसरे भाव से। यदि इस व्यक्ति को मैरिज करनी है तो कहां से हो सकती है? तीसरे भाव से। तीसरा भाव किसका होता है? हमारा आस पड़ोस का, नेबरहुड का। और क्या मिल सकता है? कहां से हो सकती है? जहां से आपको पारिवारिक कोई अनुबंध एजेंसी या कोई पत्राचार, इन चीजों की अगर आप हेल्प लोगे तो सातवें भाव से आपको रिजल्ट आएगा। तो जो भाव आ रहे हैं वो उस भाव की स्ट्रेंथ को बनाने का काम करेंगे। शुरुआत में अभी ये समझना है। हमारे सबसे बड़ी बात क्या है? अब आप देखिए, मैंने आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने आपके इन पेजों के अंदर बहुत सारी डिटेल डाली हुई है। देखिए, जैसे क्या लिखा है, अब आप देखो, सीधे फॉर्मूले दे रहा हूं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो या मंगल के नक्षत्र में हो तो जातक खर्चीला होता है। सीधा फॉर्मूला ही दे दिया हमेशा के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति का सबलॉर्ड दूसरे भाव का मंगल बने या सबलॉर्ड इन स्टार मंगल बने तो आप डेफिनेटली बोल दो ये व्यक्ति विशेष खर्चीला रहेगा। और यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड शनि बने तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों में छिपाता है, अपनी बातों को छिपाता है, झूठ बोल जाता है। अगर इस व्यक्ति का हम ये देखें, दूसरे भाव का सबलॉर्ड कौन है? यहां केतु है, केतु है, यहां शनि नहीं है, मंगल नहीं है। आई एम ओके। आपको अब ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप अब जब प्रैक्टिस करने पे आएंगे तो आपके ये पेपर आपके सामने रखे होने चाहिए। आप किसी का भी प्रैक्टिकल निकाल लो, किसी भी व्यक्ति का कुंडली बना लो और ये पेपर सामने रख लो। अब देखो, जैसे यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र केतु या राहु हो, अभी जैसे इस कुंडली में केतु या राहु था, और केतु या राहु 4, 8, 12 राशि में स्थित हो तो वाणी में दोष होता है। देखो, दूसरे भाव का सबलॉर्ड कौन है? केतु है। क्या केतु 4, 8, 12 राशि में है? अब राशि की बात आ गई, कहां से देखोगे राशि? राशि कौन से? D1 वाले डिब्बे से देखोगे, ऊपरले वाले से। क्या केतु कहां बैठा हुआ है? केतु 5 में बैठा हुआ है, बच गया। अगर केतु यहां बैठा होता 4 नंबर राशि में, यहां पे बैठा होता तो मैं छोड़ते ही ये बोलता कि सर आपको तो वाणी में आपको दिक्कत रही। और ये रूल वो दे रहा हूं 100% वाले, जिनमें 1% भी गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ये केवल रूल पढ़ लिए और किसी भी कुंडली पर आपको 50% रूल याद हो जाएंगे एक ही बार में। जैसे आपने पूछा था अभी कि क्या मैं धनवान रहूंगा, अभी आप दूसरे भाव क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्या मेरे पास धन रहेगा कि मैं करोड़पति बनूं, लखपति बनूं? इसका भी आंसर दिया है, इसमें सारे आंसर दिए हुए हैं। जैसे दूसरे भाव का उपनक्षत्र, यदि यहां मैंने नक्षत्र को भी इन्वॉल्व करा है, पढ़ लेना आप। दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिसके नक्षत्र में है, यदि वो 6, 11 को इंडिकेट कर दे तो क्या ऐसा व्यक्ति क्या होता है? विशेष धनी होता है, विशेष धनी। और यदि 2, 10 को इंडिकेट करे तो साधारण पैसे वाला होता है। और यदि 1, 3 का सूचक करे तो माल हाल संतोष, काम चलता रहता, आता रहता है। और यदि 1, 2, 3, 6, 10, 11 को इंडिकेट करे तो यह होता है कि व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, हमेशा धन बढ़ाने में लगा रहता है। तो आपके सामने इस चीज से ये एक क्रिएशन निकल कर आएगी कि आप एक एक भाव से मल्टीपल चीजों को याद कर लोगे। जैसे दूसरे भाव का उपनक्षत्र शनि है तो ऐसा व्यक्ति हर बात में बातों को छिपाता है, बातों में हेराफेरी करता है।
आप जब कुंडली प्रिडिक्ट करोगे तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे बारे में डिटेल में बताओ। तो डिटेल में बताने का मतलब है, अगर ये पेपर भी आपके सामने रखे होंगे, केवल जो मैंने ये लिख के दे रखे हैं आपको, तो आप उसका 70% हुलिया एज इट इज बता दोगे कि भाई आप कितने परिश्रमी हो, कितना आपके पास धन है, संतान का क्या स्टेटस है, आपके जीवन के अंदर कितने हर्डल्स हैं, आप नौकरी प्रेफर करोगे, बिजनेस प्रेफर करोगे। केवल क्या देखना है, भाव, सबलॉर्ड और नक्षत्र देखना है, उनके सिग्निफिकेटरों को देखना है, और वो सिग्निफिकेटर क्या नंबर बने उस भाव को पढ़ना है फिर बस। अब मैं रूल याद नहीं करवा रहा हूं, खुद बोल रहा हूं ये बात कि आप पहले रूल याद करिए, 4 9 11 आ रहा है तो अच्छा है और 5 8 12 आएगा तो लॉस। नहीं, मैं सारे सिग्निफिकेटर को कंबाइन करके एक रिजल्ट दे रहा हूं आज आपको कि कुछ भी दे आप ये पेपर पढ़ना शुरू कर दें दूसरे भाव से संबंधित, फिर जोड़ जोड़ कर देखें। अब इसको रूल को अप्लाई कैसे करना है, इस रूल को डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करिए। सीधे कोई कुंडली है मेरे पास, अब आपको मान लीजिए आपको कर्म भाव देखना है, मैं लिखूंगा 10वें, हिंदी में लिख लीजिए 10वें भाव का उपनक्षत्र। आप उपनक्षत्र लिखेंगे, मान लीजिए इज इक्वल टू बुध। बुध क्या इंडिकेट करता है, 3 6 11 को। 10वें भाव का नक्षत्र लिखेंगे, वो है वीनस, शुक्र। शुक्र क्या इंडिकेट करता है, 2 5 10 को। अब मैं इन दोनों को, इनको बोलते हैं कंबाइंड सिग्निफिकेटर। यहां पे लिखना है आपको कॉमन सिग्निफिकेटर या कंबाइंड सिग्निफिकेटर। क्या आएंगे मेरे, 2 3 5 6 10 11। अर्थात आपकी कुंडली में 10वें भावों को इंक्रीज करने के लिए ये भाव सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कौन से भाव सपोर्ट कर रहे हैं, 2 3 5 6 10 11। अब यहां से मुझे ये 10वां भाव बताएगा कि इसमें अगर ऐसे आता है तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है। जैसे अब हम 10वें पे चलते हैं, देखिए 10th भाव, 10th भाव का सिग्निफिकेंट पहले भाव में आ रहा है, तो व्यक्ति बिना किसी परेशानी के एक स्टेटस और एक पद को प्राप्त करता है। यदि 10th हाउस का सिग्निफिकेटर पहले भाव को इंडिकेट करता है तो व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से अपने आप को प्रूव करता है। ये यहां आपको थोड़े थोड़े परिणाम मैंने इसलिए लिख के दिए जिससे आपके जीवन में आपको इजी हो जाए हर चीज देखना। अब जैसे किसी का 10वें भाव को अपना नक्षत्र 8 12 को इंडिकेट कर दे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आलकस, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मस्त मलंग घर में पड़ा है, भैया भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे जो मिला है बढ़िया मिला है, बस मस्त रह रहा है। मतलब वो जैसा मिला है उसी में रहना पसंद करता है। 10वें भाव का संबंध यदि 4 7 को इंडिकेट कर दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज, माता, पत्नी, इन सबको संजो कर एक अच्छा रिजल्ट निकालता है। अब आपको ये बातें जब बोलोगे, जब समझ में आएगी कि हम 10वें का मतलब सीधा सीधा होगा हमारा कर्म, आजीविका क्या करूं। आजीविका और नौकरी दोनों में अंतर है। आगे चल के जब आप 6ठा पढ़ोगे और 10वां पढ़ोगे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव तो है केवल हम किसी के यहां जाकर अटेंडेंस लगाते हैं, दैट गेट द मनी। पर कर्म क्या, आजीविका क्या है कि हम कहीं भी रहकर अपने लिए बेटर क्या कर पाए। यदि 10वें का संबंध 6ठे से बने तो व्यक्ति नौकरी के माध्यम से आजीविका कमाता है। 10वें का संबंध यदि 7वें से बने तो व्यक्ति बिजनेस से पैसा कमाएगा। 3 5 9 से बने अपने स्वयं के प्रयास, काम धंधे से पैसा कमाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने इस चैप्टर में यहां जैसे लिखी है। 10वें भाव का उपनक्षत्र 2 10 11 भाव को इंडिकेट करता है तो नौकरी में सफलता मिलती है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर, रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। जी हाँ, आचार्य AK मिश्रा जी आप बताइए, कोई डाउट? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो अपने को आपको कोई भी कुंडली उठा लेनी है जिसका आपका दिल करे, कनेक्टिविटी बनानी है केवल। और मैंने कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं दिया कि अभी आपको फॉर्मूले रटने, नहीं। सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को कंबाइन करो,
भाव की स्ट्रेंथ, अब इस वर्ड को बोलते हैं भाव की स्ट्रेंथ को जानना। जितने ज्यादा सिग्निफिकेटर उस भाव से जुड़े होंगे वो भाव उतना ही बली होता चला जाएगा। फ्यूचर में जब मैं आगे बताऊंगा तो ऐसा नहीं है कि ये एक भाव के साथ में जितने लिख रहे हैं सारे ही उस भाव को बली कर रहे हैं। वो बाद में आएगा कि उसका एस्पेक्ट उस भाव पर कितने डिग्री का पड़ रहा है, वो कम इसमें तक कटिंग करेगा या छांटेगा, पॉजिटिव देगा नेगेटिव, वो बात की चीज है। फिलहाल तो कनेक्ट करना है। आज हम हर भाव के सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड से ये कनेक्ट होकर देख लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। और अगर आपने ये पेज मेरे कहने से पढ़ लिए तो मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ 70% केपी तो आप उसी दिन समाप्त कर दोगे। सर बुक्स में है नहीं? हाँ बुक्स में है, ठीक इजी तरीके से दिया है। इसी तरीके को पढ़ाने के 50 तरीके हैं मेरे पास। मैं आपको स्टार लॉर्ड पढ़ाता, सब लॉर्ड पढ़ाता, फिर पहले दिन ही क्या कहता, अब याद करो विदेश जाना 3-9 बार आना चाहिए। अब आप रट रहे हो उसको 4-8 बार। आपको पढ़ने से समझ में आएगी एक एक चीज, क्योंकि एक प्राइम भाव होता है, एक सपोर्टिंग भाव होते हैं, एक या दो। मैरिज के लिए हम प्राइम भाव 7वां वही आप जो वैदिक में पढ़ते हैं, यहां भी वही पढ़ते हैं, अंतर कुछ नहीं है। सिर्फ यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट ले लिया 1-2 भावों की, क्योंकि यहाँ पे सर एजुकेशन में अंतर है सर 4 और 5 का? नहीं नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं है। 5 वैदिक के अंदर भी हमारा बौद्धिक स्तर ही कहलाता है। बुद्धि की क्षमता का आकलन करना 5वां भाव कहलाता है। वहां हम विद्या किसे मानते हैं? देखो हमारा समझने का तरीका गलत है। कैसे? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि विद्या क्या, जो यहां पर रहे। पेपर में लिखी विद्या को नहीं मानते हमारे ऋषि मुनि, इसलिए विद्या को 5वां भाव दिया है। जो आपको याद हो जाए वो सब 5वां भाव है। जो पेपर में डॉक्यूमेंट बनाओ, डिग्री लो, वो सब 4था भाव है। नहीं समझे? अब भी समझ गए भैया, आप कितने डिग्री वाले हो गए, आप 12वीं करो, 13वीं करो, 15वीं करो, डिग्रियां ले रखे, वो सब 4थे भाव से देखी जाती हैं। मतलब रेक्टिफिकेशन सर। हाँ, और आपकी खोपड़ी में कितनी नॉलेज है जो यहां रखी है, आपका बौद्धिक स्तर की क्षमता कितनी है। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई सेंटेंस गलत नहीं लिखा, हमारे समझने में गलती है सब। वो कोई गलत बात नहीं लिख के गए, हम अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश कर देते हैं हर बात को। उनका बिल्कुल क्लियर विजन है कि अगर कॉपी पेन पे आपने लिखा और वो आपको याद नहीं हो रहा है, आपके बौद्धिक स्तर में नहीं जा रहा है। कल को वही वाली बात कि हमारे नालंदा को जला दिया गया था, तो हमारे विद्वानों ने इतनी तपस्या करी कि रात रात दिन भर पढ़ के उन ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया और फिर दोबारा लिखा। तो 5म भाव है बौद्धिक स्तर, आपकी आपकी मेमोरी कितनी पावर में है, और कितने आप ज्ञानी, मतलब पेपर के ज्ञानी होंगे, डिग्रियों के ज्ञानी होंगे, वो 4थे भाव से आप देख लीजिए, 9वीं से देख लीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अंतर नहीं है कुछ बिल्कुल भी, हमारी सोच का अंतर था बस। हमने भी यही पढ़ा था शुरुआत, पर जब उसका आकलन समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये तो डिग्रियों की बात है, यहाँ तो लिखित परीक्षाओं की बात है। आप जब पूछोगे मुझसे कि ये बच्चा मेरा लिखित परीक्षा में पास हो जाएगा, तो मैं 5वां नहीं देखूंगा, छोड़ते ही 4था देखूंगा। 4थे का संबंध 6ठे से प्रतियोगिताओं से बनाऊंगा, हायर स्टडीज को 9वें पे लेके जाऊंगा। और बताइए। ठीक है सर, बढ़िया जी, तो आज आपने अभी, अगर आपकी हिम्मत हो तो एक दिन छोड़ के, क्योंकि अगले वीक में मेरा पूरा टूर वास्तु का बाहर है बॉम्बे का, तो मैं एक दिन छोड़ के, आप कहोगे जैसे आज ये पढ़ा है तो कल तक आप थोड़ा उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर बुध बृहस्पति में एक क्लास और ले लूंगा इवनिंग में, फिर एक सैटरडे में ले जाऊंगा जाने से पहले, है ना। तो 4-5 क्लास है, जल्दी स्पीड पकड़ जाएंगी। और थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अब आप चाहे गलत करो या सही, कोई शर्माने की बात नहीं है। किसी ना किसी एक कुंडली पर, ऐसे पर जिसे आप जानते हो, जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, थोड़ा थोड़ा अच्छा कोई नेगेटिव चीज क्योंकि देखो अभी गलती ये मत अपने आप आकलन करके अपने मन में धारण मत कर लेना कि जैसे मैंने कहा कि किसी का दूसरे भाव का सब लॉर्ड शनि आ रहा है, तो अब आप कहोगे यार मेरा तो आ रहा है,
पर मैं अब आप खुद आकलन करोगे, मैं तो झूठ नहीं बोलता, पर कभी कभी बोल भी देता हूं। परंतु अभी आपको एक शीशे के एक दर्पण को मैं दिखा रहा हूं, इसका पिछला हिस्सा नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने सिग्निफिकेटर, कंबाइंड सिग्निफिकेटर आपको दे दिए। अब ये मैंने हमेशा के लिए बोल दिया कि ये सिग्निफिकेटर जिसके सबलॉर्ड में आएंगे उस भाव की स्ट्रेंथ को बताएंगे कि पांचवा भाव कितना स्ट्रेंथ, कहां से पावर लेगा। जैसे मेरे मान लो मेरे 5 कनेक्शन है सर। 5 कनेक्शन का मतलब है मैं किसी एमएलए को जानता हूं, एमपी को जानता हूं, किसी मिनिस्टर को जानता हूं, वो मेरे क्या स्ट्रेंथ हो गई कि मैं इनसे मेरा संबंध है। पर कोई जरूरी तो नहीं कि सारे मेरा काम कर देंगे। तो कैसे, कब काम करेंगे? जब मेरा और उसका दृष्टि संबंध सही होगा। तो अभी तो हम स्ट्रेंथ जान रहे हैं कि भैया मेरे दूसरे भाव का स्ट्रेंथ ये है, इनसे मेरे संबंध हैं, इतने लोगों से। अब कौन मेरा काम करेगा वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि ये तो सारे आपको भाव की स्ट्रेंथ बता देंगे। जब इसे टॉपिक में तोड़ेंगे, देखो एक चीज याद रखना, बहुत से लोग पढ़ने के बाद भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं, और ये सही क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं, नहीं आई चीज हमें समझ में। अब मैं आपसे पूछूं सर कि मैं तो, आप विद्या कौन से भाव से देखोगे? चलो मान लिया आपने देख लिया, बुद्धि बौद्धिक स्तर कौन से भाव से देखो? 5 में से। फिर मैंने क्वेश्चन करा आप संतान कौन से भाव से देखोगे? वही 5 में से। फिर मैंने कहा कि सर मेरा बच्चा ना गेम में खेलना चाहता है, वो कौन से भाव से देखोगे? आपका बच्चा गेम खेलना चाहता है, हाँ, गेम कौन से भाव से देख? 5 में। मैंने कहा कोई बच्चा, किसी ने क्वेश्चन करा कि सर प्रेम भाव का क्वेश्चन है, वो कौन से भाव से देखोगे? मैं ऐसे 20 क्वेश्चन गिनवा दूंगा, 5 में से देख रहे हो आप। 5वें भाव का भी सब लॉर्ड सेम है और वही नक्षत्र है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? सबका बराबर आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो यही तो कंफ्यूजन हो जाता है। काहे कंफ्यूजन हो जाता है? अभी इसमें से तो टूटेगा टॉपिक, वो सिग्निफिकेटर कहां से आएंगे? यहीं से तो आएंगे। अब देखो, आपने पूछा मेरा बौद्धिक स्तर, पहला क्वेश्चन, पंचम भाव से देखोगे, सब लॉर्ड देखोगे। अब मेरे स्क्रिप्ट के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन आया है, यदि ये 4 9 11 को इंडिकेट करेगा तो मैं बौद्धिक स्तर वाला होऊंगा, और 5 8 12 करेगा, नहीं करेगा। अब उल्टा कर दो, अगर 5 8 12 आ रहा है तो मैं गेम में बहुत अच्छा रहूंगा। अब देखो वो टॉपिक टूट गया है, जहां मुझे 5 8 12 लॉस दे रहा है, गेम के में पॉजिटिव दे रहा है। तो सिग्निफिकेटर टॉपिक वाइज चलते हैं। जैसे प्रेम के लिए क्या चाहिए? 2 5 11, 2 5 11 चाहिए, 7 नहीं इसमें 5 7 11, वो तो मैरिज हो जाएगी फिर। भाई पंचम भाव की मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल इजी टॉपिक ले लेता हूं कोई, जैसे पंचम भाव से आप गेम देखते हो, गेम में सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे को सक्सेस के लिए 6 11 चाहिए। यदि 5वें का संबंध मंगल से हो और 6 11 से बन जाए तो वो गेम में सक्सेस हो जाएगा। अगर पंचम का संबंध 6 11 से है, मंगल से नहीं है, शुक्र से है, तो वो गेम में यहां प्लेनेट का भी रोल है और भाव का भी रोल है। तो टॉपिक वाइज भी रोल चलता है केपी में। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने भाव की स्ट्रेंथ पर 5वां भाव बली होगा तो आप कह दोगे ये तो नेता भी बन जाएगा, अभिनेता भी बन जाएगा, गेम में भी चला जाएगा, संतान भी इसको हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हर टॉपिक का एक रिलेवेंसी आंसर है। अगर पंचम भाव का सबलॉर्ड मरकरी हो जाए और बांझ राशि में बैठ जाए तो संतान नहीं होगी कभी भी। अब ये हर टॉपिक के अपने अपने रूल हैं, छोटे 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 छोटे। इसलिए हमने इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करा था कि हम भी पागल हो गए कि 2000 टॉपिक है, कहां तक इनको याद रखेंगे। बिल्कुल। तो यहां एक क्लिक पे आपको आंसर मिलेंगे फिर, कि टॉपिक में तोड़ो, अपने आप रूल बनेगा, उसको स्क्रिप्ट में जाएगा, रूल से फैच कर लाएगा। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी तो भाव मोटे तौर पर पूरे गांव देहात में कहते हैं, वो होता ना, वो नाम सुना है आपने, हंडला, माठ। माठ क्या होता है? भाव को बोलते हैं माठ। उसमें कुछ भी डाला जा सकता है अभी। सही बात है। तो ये कुछ भी डाल दिया है। जी। अब उसमें से निकलेगा क्या? सही है। वो आपका टॉपिक डिसाइड करेगा और एस्पेक्ट डिसाइड करेगा। सही। क्लियर होगा पॉइंट मेरा? जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप केवल तीसरा चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया है, जी, उसके केवल
सब लॉर्डों की स्ट्रेंथ को पढ़ लें कि मेरा कनेक्शन इस भाव से जुड़ जाए तो मुझे मिलता क्या है। ठीक है। तो तीसरा भाव जो है हमारा पूरा, ये पूरे भाव की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। जी। चलिए और बताइए। और नहीं। तो आपने ये कवर करना है आज, कल तक कवर कर लो, परसों फिर एक क्लास ले लेंगे, उससे आपको फिर ये नेक्स्ट कराएंगे कि ये स्ट्रेंथ मेरे लिए बेटर है या नेगेटिव है, इससे मुझे इस भाव से मुझे ये तीसरा भाव चौथे से कनेक्ट हुआ, क्या ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, फिर ऐसे बनेगी बात। ठीक। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो डाउट है किसी को, भैया पूछ लीजिए। गिरीश सर आपको कुछ? इसमें ट्रांजिट का कुछ रोल नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी 1 by 1, क्योंकि अगर मैंने सब जोड़ दिया सारे लिंक एक साथ तो फिर आप कहोगे सर मैं कुछ हवा में आ गया सब। हाँ सर। आज पहला लिंक जोड़ा है, सबलॉर्ड और नक्षत्र को मिला के कंबाइंड स्क्रिप्ट बनाइए। आगे चल के मैं ये बात भी बोलने लगूंगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, नक्षत्र लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे कौन सा पहले रिजल्ट देगा ये भी आएगा, पर अभी कंबाइंड बना लीजिए, क्योंकि आज तो हमने भाव की स्ट्रेंथ को पहचानना है। और रियल में बता दूं, आप ना 20 दिन मेरे अकॉर्डिंग काम कर लेना, ज्यादा नहीं, 20 डे 20 क्लास मेरे अकॉर्डिंग। आप अभी क्या चल रहा है मार्केट में उस पर मत जाना बस, क्योंकि कंफ्यूजन इतना है कि वो सबलॉर्ड इन स्टार को प्लेनेट नहीं, जब तक नहीं समझोगे ना भावों में सबलॉर्ड इन स्टार मतलब जो सबलॉर्ड होता है वही प्लेनेट कहलाता है। जी। यहीं से कहानी, तो केपी की कहानी तो शुरू यहीं से हुई है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। जी। तो ये बात यहां कहां लागू हुई, ये आप वैसे देख रहे हो, देखना अब नॉर्मल बात बताता हूं जो गलती है। अब आपने तो ये पढ़ा दिया पहले दिन, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, तो सातवें भाव का ग्रह, सातवें भाव का ग्रह तो राशि लॉर्ड तो सूर्य बना है, जी। तो सूर्य कहां अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा, वो कहां केतु का रिजल्ट देगा, सब हौच पौच हो जाता है यहीं से ही। यहां सबलॉर्ड को ही प्लेनेट माना जाता है केपी में, सबलॉर्ड ही उत्पत्ति है प्लेनेट के अकॉर्डिंग। जी। तो ये मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। जी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते। हरिओम सर। हरिओम सर। जय श्री राम। जय श्री राम जी।